नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तेलंगाना के सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव 2025 का करेंगी उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए हैं। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने प्रस्थान वक्तव्य में कि ये एक विशेष शिखर सम्मेलन होगा, क्योंकि ये अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा। 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बन गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये शिखर सम्मेलन प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का एक अवसर होगा। मैं शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मैं इस यात्रा के दौरान दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों के साथ अपनी बातचीत की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जो भारत के बाहर सबसे बड़े प्रवासियों में से एक है। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री G20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका की तरफ से आयोजित भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका नेताओं की बैठक में भी भाग लेंगे। सीमा सुरक्षा बल BSF का 61वां स्थापना दिवस समारोह इस बार गुजरात के भुज में मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज BSF के स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। BSF के स्थापना दिवस के अवसर पर परेड में 12 राज्यों की टुकड़ियां, जिसमें कश्मीर, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण बंगाल, उत्तर बंगाल, गुवाहाटी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और कछार शामिल हैं। इस परेड में महिला अधिकारी भी भाग लेंगी। पश्चिम बंगाल में आज 4 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन चुनाव आयोग ने न्यू टाउन में EVM व्यवस्था की जांच के लिए जिला अधिकारियों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया है। इस बीच पश्चिम बंगाल CEO कार्यालय सूत्रों के अनुसार कोलकाता उत्तर क्षेत्र के 7 BLO को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। एनुमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन में लापरवाही के आरोप में चुनाव आयोग ने आज दोपहर तक इन 7 BLO से जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि CEC को ममता बनर्जी का लेटर SIR के जरिए वोटर लिस्ट को साफ करने के अभियान को रोकने की एक बेताब कोशिश है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी कौन होती हैं SIR को रोकने वाली? वो पहले दिन से ही लोगों को डरा रही हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी पर निजी हमला कर रही हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि TMC BLO पर गलत वोटर, गलत दस्तावेज अपलोड करने के लिए दबाव डाल रही है। उन पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी। कर्नाटक में सत्ता को लेकर जारी खींचतान के बीच उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के समर्थक मंत्री और कई विधायक गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। उनका उद्देश्य पार्टी हाईकमान से मुलाकात कर अपनी बात रखना है। भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि बिहार में अब डबल इंजन की सरकार चौगुनी रफ्तार से दौड़ेगी। बिहार में सुशासन की बहार होगी। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि राहुल गांधी संविधान के विरोध की बात करते हैं। वो संविधान को नीचा दिखाना चाहते हैं। वो कांग्रेस को स्कूटी पर लाना चाहते हैं। भारतीय रेलवे श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुगम और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ट्रेन सेवाएं संचालित करेगा।
रेल मंत्रालय ने बताया कि पटना साहिब स्पेशल और पुरानी दिल्ली स्पेशल ट्रेन सेवा कल से शुरू होगी। पटना साहिब स्पेशल ट्रेन पटना से चलकर आनंदपुर साहिब पहुंचेगी। यहां रेलगाड़ी रास्ते में लखनऊ, मुरादाबाद और अंबाला में रुकेगी। वहीं पुरानी दिल्ली स्पेशल ट्रेन पुरानी दिल्ली से चलकर आनंदपुर साहिब पहुंचेगी और आनंदपुर साहिब से चलकर दिल्ली आएगी। रेलवे ने यात्रियों से सुगम यात्रा अनुभव के लिए इन विशेष सेवाओं का लाभ उठाने का अनुरोध भी किया है। अयोध्या में 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले तैयारियां जोरों पर है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से धार्मिक महत्व के स्थलों सहित नोएडा, ग्रेनो और गाजियाबाद तक एसी बसें चलाएगा। यूपीएसआरटीसी और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रबंधन के बीच इस पर करार हुआ है। नोएडा हवाई अड्डे से ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन और हाथरस जैसे प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थलों के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। ये बस सेवाएं यात्रियों के लिए आसान और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराएंगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का संचालन शुरू किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत हुई है। ईडी ने सहारा समूह के निदेशक ओपी श्रीवास्तव को करीब 1,79,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उन पर निवेशकों से धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी ने ब्रिटेन के हथियार बिचौलिया संजय भंडारी से जुड़े धन शोधन मामले में रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। वाड्रा के खिलाफ ये दूसरा धन शोधन आरोप पत्र है। ईडी ने आयकर विभाग के आरोप पत्र का संज्ञान लेकर फरवरी 2017 में भंडारी और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य लोगों ने महाराष्ट्र राज्य शहीद स्मृति दिवस के मौके पर शहीद स्मारक हुतात्मा स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सहयोग बढ़ाने के लिए डीआरडीओ और फ्रांस के आयुध महानिदेशालय के बीच एक तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ब्राजील के बेले में चल रहे COP30 के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यूएनएफसीसीसी के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील से मुलाकात की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने इजरायल दौरे पर भारतीय हीरा व्यापारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों के साथ बातचीत की। उन्होंने भारत इजरायल वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना भी की। भारत और इजरायल ने तेल अवीव में मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए वार्ता शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इजरायल के अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री नीर बरकत ने इन शर्तों पर हस्ताक्षर किए। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देश एक व्यापक FTA पर चर्चा करने पर सहमत हुए हैं, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को नया रूप देना है। इजरायल के मंत्री नीर बरकत ने भारत के साथ उद्यम में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है और भविष्य में एक महान वैश्विक शक्ति बनेगा। मत्स्य पालन विभाग आज नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में विश्व मत्स्य दिवस 2025 मनाएगा। इस दौरान मत्स्य पालन विभाग मत्स्य और जलीय कृषि में ट्रांसिबिलिटी पर राष्ट्रीय रूपरेखा जारी करेगा। बीएसएफ ने त्रिपुरा में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की 30,000 नशीली मैथाम्फेटामाइन टैबलेट बरामद की और कई करोड़ रुपए कीमत के 3 लाख कैनबिस के पौधे नष्ट किए। राजस्थान में भरतपुर पुलिस ने एक बड़े फ्रॉड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसने देश भर में 3 लाख से ज्यादा बेगुनाह इन्वेस्टर्स को ठगा। मामले में 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमिलनाडु के कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने तमिलनाडु सीएम पर कोयंबटूर मदुरै मेट्रो प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में देश का पहला लिथियम ब्लॉक विकसित होने जा रहा है। भारत सरकार ने कटघोरा क्षेत्र में स्थित 256 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले इस ब्लॉक का आवंटन
मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम रातर आज 2 नए चुने गए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 16वां विदेश मंत्री स्तरीय फ्रेमवर्क डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित हुआ। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सीनेटर पेनी वोंग ने की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों, रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा और रक्षा सहयोग जैसे प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस निरंतर बातचीत से दोनों देशों के बीच एक अभूतपूर्व सहजता और विश्वास का स्तर स्थापित किया है। गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आरंभ हो गया है। महोत्सव का शुभारंभ एक शानदार परेड के साथ हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा और गोवा एनएफडीसी की झांकियां प्रस्तुत की गईं। पहले ही दिन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने वेव्स फिल्म बाजार का भी औपचारिक उद्घाटन किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि वेव्स फिल्म बाजार क्रिएटर्स के बीच ब्रिज का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार 124 नए क्रिएटर इसमें प्रतिभागी हैं। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि फिल्म बाजार अब तक का अपना सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। 300 से ज्यादा फिल्म प्रोजेक्ट इसमें इस बार शामिल होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में तेज बारिश की संभावना है। बुलेटिन में फिलहाल रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं, 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। रोड एसेट मोनेटाइजेशन और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में निवेश अवसरों को बढ़ाने के लिए NHAI राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को एक पब्लिक इन्वेट के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया में है। केंद्र सरकार के कृषि क्षेत्र के लिए एक अहम फैसलों से देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 8% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई है। उत्पादन अब 106 मिलियन टन बढ़कर 357.73 मिलियन टन हो गया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि चावल उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर 1501.84 लाख टन हो गया है। ये पिछले वर्ष के चावल उत्पादन से 123.59 लाख टन अधिक है। ये उत्पादन बढ़कर 1179.45 लाख टन हो गया है, जो पिछले वर्ष 1132.92 लाख टन गेहूं उत्पादन से 46.53 लाख टन ज्यादा है। मूंग उत्पादन बढ़कर 42.44 लाख टन, सोयाबीन उत्पादन 152.68 लाख टन, मूंगफली उत्पादन 119.42 लाख टन की रिकॉर्ड वृद्धि हुई। सरकार ने महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कुछ इस्पात और स्टेनलेस उत्पादों के आयात के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंडों को लागू करने की समय सीमा मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य की 29 चीनी मिलों ने चालू पेराई सत्र 2025-26 में किसानों को 513.96 करोड़ के गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। ई मार्केट प्लेस और संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण निकाय ने अनौपचारिक क्षेत्र के महिला उद्यमियों को देश की सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी में सशक्तिकरण और एकीकरण बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अब जंगली जानवरों द्वारा फसल हानि और अतिवृष्टि से होने वाली बाढ़ या जलभराव दोनों तरह का नुकसान फसल बीमा में पूरी तरह कवर किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि किसी भी किसान को बिना सुरक्षा के ना छोड़ा जाए। भारत के एनर्जी उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता से पैदा होने वाली बिजली की हिस्सेदारी बढ़कर वित्त वर्ष 30 तक 35% से अधिक होने का अनुमान है। भारत में घरेलू स्तर पर अच्छी मांग के कारण मेटल और माइनिंग शेयरों का भविष्य उज्जवल बना हुआ है और इन्हें वैश्विक मेटल कंपनियों के मुकाबले प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता रहेगा। ईडी के समन के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब ईडी के सभी समन क्यूआर कोड के साथ जारी किए जाएंगे, जिससे आसानी से इसकी पुष्टि हो सकेगी कि असली है या नहीं। भारत के वर्ष 2031 के अंत तक 1 अरब 5G सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों को पार कर जाने का अनुमान है। ये देश भर में सर्विस को अपनाने में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को दिखाता है। भारत की आईटी सर्विस और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की वृद्धि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका अहम होने जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक एआई लेड प्रोजेक्ट के सेक्टर में राजस्व में 20% तक का योगदान देने का अनुमान है। साल 2025 की तीसरी तिमाही के दौरान भारतीय बाजार में आईफोन की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ते बाजार से एक है। ज़ेप्टो ने 2 नई पेशकशों का पायलट परीक्षण शुरू किया है। कंपनी फिलहाल महंगे और प्रीमियम उत्पादों के लिए एक नए वर्टिकल सुपर मॉल और अपनी फार्मा श्रेणी के तहत इन ऐप डायग्नोस्टिक्स सेवा ज़ेप्टो डायग्नोस्टिक्स का परीक्षण कर रही है। गूगल ने कहा कि वो जल्द ही एक ऐसा फीचर पेश करेगा जो कॉल पर होने, किसी और के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने और साथ ही वित्तीय लेनदेन ऐप खोलने पर उपयोगकर्ताओं को ऑन स्क्रीन पॉपअप के जरिए चेतावनी देगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर उत्पादक बन गया है। ब्राजील के बेलम में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के मुख्य स्थल पर आग लग गई, जिसके बाद COP30 स्थल खाली कराना पड़ा। इस घटना से यूएन कॉन्फ्रेंस के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इसमें करीब 200 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। आधिकारिक बयान के अनुसार आग समिट के एंट्रेंस के पास ब्लू जोन में मौजूद एक कंट्री पवेलियन में लगी, जिस पर जल्द ही काबू पा लिया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कुपियांस्क पर कब्जा करने का दावा किया है। रूस के जनरल स्टाफ प्रमुख ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन के कुपियांस्क शहर पर कब्जा कर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने असुरक्षा, बढ़ती हिंसा और भ्रष्टाचार के विरोध में मैक्सिको सिटी की सड़कों पर प्रदर्शन किया। मैक्सिकन झंडे लहराते हुए प्रतिभागियों ने बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और सरकारी भ्रष्टाचार पर अपनी निराशा व्यक्त की। लिथुआनिया के राष्ट्रीय संकट प्रबंधन केंद्र ने कहा है कि तस्करों के गुब्बारे दिखाई देने के कारण लिथुआनिया का विल्नियस हवाई अड्डा गुरुवार को बंद कर दिया गया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजीलियाई खाद्य उत्पादों जिनमें बीफ, कॉफी, कोको, फल समेत कई वस्तुओं पर 40% टैरिफ हटा दिए हैं। ये टैरिफ जुलाई में ब्राजील को उसके पूर्व राष्ट्रपति और ट्रंप के सहयोगी जेयर बोल्सोनारो पर मुकदमा चलाने के दंड के रूप में लगाए गए थे। यूक्रेन के जापोरिजिया में रूसी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है। आग बुझाने और घायल लोगों को निकालने के लिए आपातकालीन सेवाएं तैनात। बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज परेरा ने न्याय मंत्रालय को भंग करने की घोषणा की। इस कदम को राजनीतिक उत्पीड़न का अंत कहा और अदालतों में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने का वादा किया। यूक्रेन में संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लान में रूस को जमीन दी जाएगी और कीव की मिलिट्री का साइज कम किया जाएगा। यूक्रेन में रूस की लड़ाई खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 28 पॉइंट का ड्राफ्ट प्रपोजल कीव में पेश किया। अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नियुक्त अमेरिकी जिला न्यायाधीश जिया कॉब ने ट्रंप प्रशासन को देश की राजधानी में मेयर की अनुमति के बिना कानून लागू करने के लिए नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती पर स्थायी रूप से रोक लगा दी है। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने भारत से व्यापार बढ़ाने और अपने क्षेत्र में कार्गो हब स्थापित करने का आग्रह किया है। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। टूर्नामेंट में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 20 पदक के साथ अपने अभियान को समाप्त किया। इस प्रतियोगिता में महिला मुक्केबाजों के पंच का दम देखने को मिला। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए, तो वहीं पुरुष वर्ग में भारत के नाम 2 स्वर्ण पदक रहे। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निखत जरीन ने स्वर्णिम सफलता हासिल की। 2 बार की विश्व चैंपियन निखत जरीन ने फाइनल में चीनी ताइपे की मुक्केबाज जुआन यी गुओ को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मुक्केबाज जैस्मिन लांबोरिया ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। जैस्मिन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में पेरिस ओलंपिक पदक विजेता वू शी यी को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक हासिल किया। विश्व चैंपियन मुक्केबाज मीनाक्षी हुड्डा ने विश्व मुक्केबाजी कप में अपने नाम का परचम लहराते हुए 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। मीनाक्षी की यह उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने इससे पहले सितंबर में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। अरुंधति चौधरी ने भी फाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज करके स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। अरुंधति ने महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज अजीजा जोकिरोवा को हराने में सफलता हासिल की। नूपुर शिवरान ने भी स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। महिलाओं के 80 किलोग्राम वर्ग में भारत की पूजा रानी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में पूजा को पोलैंड की अगाता काजमस्का के हाथों हार का सामना करना पड़ा। भारत की महिला गोल्फर प्रणवी उर्स ने इतिहास रच दिया है। प्रणवी आईजीपीएल टूर में पुरुष खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए पेशेवर टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। भारत की युवा शटलर आयुष शेट्टी और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में आमने सामने होंगे। आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के कोडाई नारुका को 21-17, 21-16 से हराया। वहीं लक्ष्य सेन ने चीनी ताइपे के ची यूजेन को 21-17, 13-21, 21-13 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। टूर्नामेंट के पुरुष युगल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी अंतिम 8 में कोर्ट पर उतरेगी। सात्विक चिराग का सामना इंडोनेशिया की 5वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी फाजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री से होगा। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिक में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। दीक्षा ने महिलाओं के व्यक्तिगत गोल्फ के आखिरी दौर में 11 अंडर स्कोर करके बृहस्पतिवार स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। डेफलिम्पिक में निशानेबाजी में पदक जीतने का सिलसिला लगातार जारी है। माहित सांधु ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्रोन में रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की।
प्रीति पवार ने भी गोल्डन पंच लगाने में सफलता हासिल की। प्रीति ने इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में इटली की सरिन चराबी को 5-0 से हार का स्वाद चखाया। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब भी आती है सुबह पहली किरण घर पे,